बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। अब ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं। एतमाद का वोट, इसका तरीकाकार या अदम एतमाद का वोट होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद जब ये एक बार हो जाए तो उसके बाद सिचुएशन क्या बनती है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो लीगल क्लॉज को, कानूनी मामलात को इन्वॉल्व करती हैं। और इन कानूनी मामलात की सबसे अजीब बात यह है कि इनके क्लॉजेज जब आप पढ़ें, इनकी लैंग्वेज को पढ़ें, तो इनकी लैंग्वेज भी वो होती है जिसको पढ़ के मैं कम से कम नहीं समझ पाता, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, वो इतनी टेक्निकल होती है। तो मैंने फिर ये मुनासिब समझा कि मैं अजहर साहब से रिक्वेस्ट करूं कि अजहर साहब हमें बताएं और उन क्लॉजेस को आसान करके किन क्लॉजेस के तहत क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अजहर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि शाहिद खकान अब्बासी साहब वो ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद होती है। तहरीक एतमाद तो कोई होती नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये बात वो कह रहे हैं हुकूमत को कानून का नहीं पता, ये बात दुरुस्त है? हाँ, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि पीएमएलएन में अरस्तु और शहनशाह और अपना मैं क्या कह दूं, गुरु, वो मौजूद है जो लोगों को बेवकूफ बनाने के कॉन्टेक्स्ट में है, हर वक्त मौजूद रहते हैं। देखिए, ये बड़ी मजेदार बात है। आर्टिकल 63A पढ़ लें आप। 63A में दोनों लफ्ज लिखे हुए हैं, कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस। मैं कानूनी तौर पर मार मारता हूं ना इनको। इसी तरह 95 से आगे चले जाएं या 90 से पहले अगर आ जाए 1991 में, प्रेसिडेंट ने कहना है कि कॉन्फिडेंस का वोट लें आप प्राइम मिनिस्टर को। किसने कहा कॉन्फिडेंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ? जब आपकी अक्सरियत नहीं रह जाएगी, सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया हुआ है, तो इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया है सदर पाकिस्तान। आरिफ अलवी साहब उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। वो इमरान खान साहब को कहेंगे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, और ये कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, तो कोई कमी नहीं है। तो सदर के पास इसकी समरी एडवाइस किस सूरत में जाएगी, क्या रिक्वायरमेंट है उसके जाने की? देखिए, ये जो कि काबीना के सारे अफराद पे बैठे हुए थे, वो बैठ के इस चीज को सामने रखते हुए वो मामला भेजेंगे सदर पाकिस्तान को। सदर पाकिस्तान अपने तय ले सकते हैं। इसके दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो काबीना भेजेगी, काबीना भेज देगी सदर को वो अपना वोट कॉन्फिडेंस वोट के कॉन्टेक्स्ट में मौजूदा हालात में, और वो सारी बातें बयान कर सकते हैं। या दूसरा, सदर अपने तय जो है कि मौजूदा हालात के अंदर अपने तय समरी अपने अपने चैम्बर से समरी इनिशिएट कराएं, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को कहें कि आप वोट कॉन्फिडेंस ले ले। ये बड़ा आसान हल है। दूसरा जो तरीका है नो कॉन्फिडेंस, वो आर्टिकल 95 में दिया हुआ है, वो रेजोल्यूशन की शक्ल में है। मिसाल अपोजिशन बातें कह रही थी अदम एतमाद की तहरीक लानी है, तो उसका तरीकाकार यह टोटल मेंबरशिप का 20%, यानी 344 के ऐवान में 20% का आप हिसाब निकाल लें, जो भी बनता है उतने लोग दस्तखत कर कर एक रेजोल्यूशन, 34 हम कुछ 75-78 की बात कर रहे हैं, उतने लोग बाकायदा जो है एक दस्तखत रेजोल्यूशन पेश कर देंगे, तो 3 से 7 दिनों के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बाकायदा काउंटिंग होगी। और काउंटिंग का तरीकाकार बड़ा वाजे है, और ये मैं आपके सामने बताता चलूं नाजरीन के लिए भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी, कि ये खुफिया राय शुमारी नहीं होती है। आर्टिकल 226 जिसका बहुत चर्चा रहा, उसमें लिखा हुआ है ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हेल्ड थ्रू सीक्रेट बैलेट एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो ये खुफिया राय शुमारी नहीं होनी है। और इससे बड़ी तलवार जो है ना, कि मिसाल के तौर पर जिन्होंने सेनेट में वोट डाल तो दिए, वो खरीद के डाल दिए, मंडियों की शक्ल में आ गए, जमीर बेच दिए। कोई जमीनों का अगर वोट कोई देना भी था तो सामने आके देता, जैसे सिंध के अंदर 2 लोगों ने या 1 लोग ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, बड़ा खुल के कहा, तो यहां भी कह देते, क्लियर हो जाती बात।
तो यहाँ अगर तरीकाकार यही होगा कि असेंबली में ऐवान के अंदर दो हिस्से डिवाइड हो जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे नो कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में, एक आ जाएंगे कॉन्फिडेंस, यानी एक गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे जो इमरान खान गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, एक तरफ वो आ जाएंगे और उनकी काउंटिंग हो जाएगी। और उसमें अगर कोई ठीक है, यानी स्पीकर जो उसका उसका जो भी प्रोसीजर कंडक्ट करने वाला ऑफिसर है वो कहेगा जो इमरान खान पे एतमाद करते हैं वो इस दरवाजे से बाहर निकल के लॉबी में चले जाएं, जो एतमाद नहीं करते वो इस दरवाजे से निकलें और लॉबी में चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। काउंट करने हैं आपने, और ये शो ऑफ हैंड से कर लें, आप सामने प्रेजेंस में कर ले, काउंटिंग से कर लें उनको, और वो अगर वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है, मिसाल के तौर पर यानी अपोजिशन में से कोई वोट इमरान खान को अगर डालता है तो वो सियासी जमात जो है उनके खिलाफ डिफेक्शन का मूव ला सकती, करवा सकती। बिल्कुल डी। इसी तरह मौजूदा गवर्नमेंट जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, पीटीआई है या इनके इत्तेहादी हैं, वो अपने उस बंदे के खिलाफ, अपने उस मेंबर के खिलाफ डी सीट करवा सकते हैं। तो ये इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और सिर्फ वही लोग जो मौजूद नहीं होंगे ना मौके के ऊपर, वो बड़ा यानी वो एक कोशिश इनकी यही होगी कि अगर खरीदने हैं किसी, तो ऐसे लोगों को चांगा मांगा की सियासत, नहीं पता आपको, पुरानी सियासत है ना चांगा मांगा की, वो सियासत होने, वो चांगा मांगा की सियासत लेटेस्ट आपके सामने आप देख ली है। अब तो करोड़ों की बातें होती हैं, सरेआम बातें होती हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, एक बार तहरीके अदम एतमाद पर फैसला हो गया कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट मिल गया, तो फिर अगली तहरीक कब आ सकती है, कितने अरसे के लिए सेफ हो जाते हैं? अच्छा, बुनियादी तौर पर ये इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई, इससे पहले देयर आर सर्टेन क्लैरिटीज थी। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है नहीं है, रेजोल्यूशन आई है 3 से 7 दिन के अंदर। अब आगे फिर स्पीकर नेशनल असेंबली है ना, वो तो अभी फौरी तौर पर नहीं ना, वो तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है कि अभी रेजोल्यूशन सामने आई है, वो इख्तियार असेंबली के रूल्स के तहत आएगा, तो उसमें स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद होगा। स्पीकर उस चीज को सामने रख के कहेगा कि अभी तो रेजोल्यूशन पास आई है, अभी उन्होंने लिया है, क्या क्या आपके पास है हालात और वाकयात है, यानी इसको कोई खेल खिलौना नहीं बना सकेंगे। लेकिन लिमिट के हवाले से जो बात है ना वहां पर, वो नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ सकती है, सिर्फ उन दिनों नहीं आ सकती जिन दिनों आपका बजट का इजलास हो रहा हो, फाइनेंस बिल पे बहस हो रही हो और बजट का इजलास चल रहा हो, उन दिनों तहरीक एतमाद नहीं आ सकती, वहां आईनी तौर पर। क्योंकि शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 6 महीने तक तहरीक अदम एतमाद एक बार फैसला हो जाने के बाद नहीं आ सकती। मैं वो बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैंने आई हैड गॉन थ्रू द रेलेवेंट प्रोविजन, मुझे वो लिमिट कहीं नजर नहीं आई है, मां सिवाय पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें मौजूद थी, अब के हवाले से नहीं है। लेकिन स्पीकर अपना इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर सकता है, यानी ये कोई खिलौना तो नहीं है ना, आज आया है कल फिर ले आए, टाइम तो नहीं जाया कर सकते आप, तो शायद वो स्पीकर ही। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं, ये मुझसे यूट्यूब पे मेरे लोगों ने भी पूछा कि गिलानी साहब की जो विक्ट्री है वो कितनी अनटचेबल है, वीडियो मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, तो गिलानी साहब की विक्ट्री कितनी अनटचेबल है? क्या हो सकता था वीडियो आने के बाद इलेक्शन डे से पहले क्या हो सकता था? आपने बहुत जबरदस्त तारिक मतीन साहब सवाल उठा दिया है, और यही तो फिर पीटीआई के लोगों की मैं नाअहली कह सकता हूं कि देखें, इन्होंने रेफरेंस तो फाइल कर दिया था नाअहली के कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई वाले लोगों ने, लेकिन आपने पोलिंग डे के ऊपर आपने रिकाउंटिंग का तो कह दिया, लेकिन जो वोट पड़े हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 9 की दरखास्त देनी चाहिए थी उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को कि ये सारा इलेक्शन वाइड करे, डिक्लेयर करे, जैसे डस्का के इलेक्शन में किया उन्होंने उसका नतीजा नहीं आने दिया। यहाँ तो गैर हतमी नतीजा आपने अनाउंस कर दिया, और आपने सबने वो स्पीकर तस्वीरें देख लिया, रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो वहां मौजूद थे, वो जिस तरह पुरजोश तरीके से पीएमएलएन के लोगों को, याद सादियों को, शहबाज शरीफ को मिल रहे थे, इमरान खान साहब या कैदर के साथ, वो नजर आ रहा था ना कि वो हालात और वाकया ऐसे रहे। वो सवाल अपनी जगह मौजूद रहे कि जरदारी साहब को बैलेट पेपर मिल गया, अफरीदी साहब को बैलेट पेपर कोई नहीं मिला, ये तो चीजें सारी आप लोगों के सामने मौजूद है ना, तो ये फौरी तौर पर वहां चाहिए था
उसके अलावा आपको याद है कि मैंने 2 मार्च को इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस दिया कि मैं आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तारक भाई 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट बैठी, 25 फरवरी तक कितनी समातें की उन्होंने, इतना वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और 1 मार्च को फैसला दे दिया और कहा कि इसके ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो ये तौहीन अदालत, और ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। ओपिनियन तारक मतीन और अदर सिद्दीकी का हो सकता है, एक वकील का हो सकता है, एक पार्लियामेंटेरियन का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन कोई नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन होती है। वो ओपिनियन इक्विवेलेंट टू डिसीजन है, वो माननी है हर हालत में, जो मर्जी आप कर लें, यू कांट डिविएट फ्रॉम इट। तो ये तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है। अच्छा, उसमें दो चीजें हैं जो मिनट्स ऑफ मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने शेयर किए और जिसके बाद ये फैसला हमारे सामने आया कि पास्ट प्रैक्टिस के मुताबिक सेनेट का इलेक्शन होगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था ओपिनियन / ऑर्डर, एक चीज, और दूसरा कुछ लॉयर्स, मुस्लिम लीग नून के अपने लॉयर्स, जैसे मैं अतौल्ला तारड़ साहब को सुना था, मेरे ख्याल मैंने आजम नजीर तारड़ साहब को भी कहीं सुना, वो ये कह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है 1960s के केस का, वो प्रेसिडेंट जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बात हो रही है, तो वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। ये दोनों बातें दुरुस्त है। अब जब सुप्रीम देखे ना, अब ये फैसला मैंने और आप तो नहीं करना, बड़ी हैरानकुन बात है। तारक, जहां तक अताउल्ला तारड़ है, वो कहाँ कोर्टों में पेश होते हैं, वो तो एक स्काई लैब की तरह आए हैं। आजम नजीर तारड़ साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में वो भी जरा कम पेश होते हैं। जो एक प्रिंसिपल तय कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का इशू नहीं है, वो एक प्रिंसिपल तय कर दिया और उस प्रिंसिपल को रीट्रीट कर दिया, उसको मनोवान मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के सामने रखते कह दिया कि इस पे अमल दरामद होना है, सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं होनी है। यहां तक ये बात है। और दूसरी बात मैं आपके सामने रख दूं कि वो बड़ी क्लैरिटी के साथ, अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि 4 हफ्तों में जो कमेटी को रिपोर्ट फाइल करेगी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं पुराने प्रेसिडेंट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना वक्त डाला, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वक्त डाल के और इतना वक्त लगा के अपना, और 1 मार्च को फैसला दे दिया। वो इसलिए दिया था आपको कि आपने इस इलेक्शन में करना है। मैंने उसमें बाकायदा लिखा कि आप इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं। इख्तियार था इलेक्शन कमीशन का पोस्टपोन करने का, आइन और कानून ने इख्तियार दिया हुआ है। आप 2 दिन 4 दिन आगे कर सकते। बायोमेट्रिक हमारे इलेक्शनों में होते हैं, हमारे, मैं भी आज जब गया हूं अंगूठा लगाया है मैंने, और कंप्यूटर में सारा डाटा सेव हो गया है। बैलेट पेपर निकला है, वो खुफिया रायशुमारी के जरिए मैंने बैलेट बॉक्स में डाल दिया है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा मेरा मौजूद है कि मैंने किसको वोट डाले। तो ये तो कोई मुश्किल काम था नहीं, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। किसी को भी टेक्नोलॉजिस्ट को, अच्छे कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग करने वाला है, वो कर सकता था। लेकिन ये जानबूझ के नहीं किया, मैं लफ्ज जानबूझ के कह रहा हूं, और उसका सबूत है। दूसरा क्या हुआ साथ ही, जब मैंने उनको नोटिस दिया कंटेम्प्ट का, उसी वीडियो आ गई थी अली गिलानी की, तो मैंने सेक्शन 167, सेक्शन 168, 170 करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, और इसकी सजा दी 172 के अंदर। पर्चा दर्ज होना चाहिए था अली रजा गिलानी और यूसुफ गिलानी के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन के सामने वो वीडियो सारी आ गई थी। वो कोई काम नहीं किया उसने। और उसके बाद मैंने बाकायदा ट्वीट किया ईसीपी को कि भाई आप इसका नोटिफाई ना करें इसको। अब ये तो पीटीआई वालों को चाहिए था कि सेक्शन 9 के तहत दरखास्त दे के इसका भी हतमी नतीजा भी अनाउंस कराने से पहले रोक ले। और उनके पास 2-3 रेमेडीज हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके जाए, या हाई कोर्ट में आर्टिकल 187 को सामने रखते हुए, 190 को सामने रखते हुए वहां जाए, और ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है ना, नोटिफिकेशन होने से पहले सस्पेंड हो सकता है। नोटिफिकेशन अगर एक दफा हो गया ऑफिशियली, तो उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत टेक्निकल लीगल मैटर्स थे जिन्हें आपने हमारे देखने वालों के लिए बहुत आसान कर दिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये जो है अपनी कम्युनिटी में शेयर करूंगा, आपसे जो इंटरेक्शन था वो मैं शेयर करता हूँ। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लीगल मैटर्स को उनके लिए बड़ा आसान कर देते हैं। थैंक्स वंस अगेन सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब तारक साहब, थैंक्स अ लॉट जी।